हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHDLA 135 के यूनिट 3 को आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। इससे पहले यूनिट 1 और 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 1 और 2 को नहीं देखे हैं उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHDLA 135 के नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करने के साथ साथ आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग देखते हैं इकाई नंबर 3 में क्या कहा जाता है। हिंदी का प्रयोजन मूलक स्वरूप, हिंदी का प्रयोजन मूलक स्वरूप। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य और प्रयुक्ति की संकल्पना, प्रयुक्ति का आधार। मतलब इसमें देखेंगे कि जो तमाम टॉपिक्स हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक्स आपके लिए है प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य। ठीक है, इसको देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए आप सभी, क्या कहा जा रहा है। प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य क्या क्या है। देखिए प्रयोजन शब्द का जो अर्थ क्या होता है इसको देखिए। प्रयोजन शब्द का तात्पर्य जो है कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य है, यानी कि आपका जो एम होती है, उद्देश्य होता है, मकसद होती है, लक्ष्य होती है, वही प्रयोजन है। मतलब प्रयोजन का तात्पर्य क्या है, उद्देश्य लक्ष्य से है। अतः प्रयोजन मूलक भाषा वह भाषा होगी जो किसी उद्देश्य विशेष से संबंधित हो। यानी प्रयोजन मूलक भाषा जो हो ऐसी भाषाएं को कहते हैं जैसे कोई हम लोग का उद्देश्य होती है ना। मान के चलो आपका उद्देश्य क्या है कि आपका अभी एग्ज़ाम चल रही है, एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाऊँ, तो एक प्रकार का उद्देश्य है। इसी तरह से भाषा में एक उद्देश्य होती है, वो प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में जाना जाता है। क्लियर। या तो भाषा का प्रयोजन सदैव ही विचारों की अभिव्यक्ति होता है, चाहे वो अभिव्यक्ति मौखिक रूप से हो या लिखित रूप में। यह जो ना भाषा किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे लिखित हो, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो PDF में क्या है, लिखित है, और मौखिक क्या है, जब मैं आपको समझा रहा हूँ, बोल बोल के समझा रहा हूँ, ये दोनों के रूप से हो सकती है। जिससे कि आपकी भाषा समझ पाओ, चाहे लिखित हो या मौखिक हो। पहले वाले सेशन में मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्या, व्हाट्सएप के माध्यम से आप चैट करते हो, उसमें भी आप समझ पा रहे हो बातों को, और अगर कॉलिंग में करते हो तो भी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये बातें हो गई। उसका लेकिन जब हम प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं तो तात्पर्य किसी प्रयोजन विशेष के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा होता है। जब भी हम लोग प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हम लोग को उसका उपयोग करेंगे, तात्पर्य करेंगे, तो वो जो प्रयोजन विशेष होता है उसका हम लोग यूज करते हैं भाषा के रूप में। उसके यहाँ प्रश्न उठता है कि वो प्रयोजन क्या है। उत्तर होगा जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों से संबंधित प्रयोजन, जो आपके जीवन से जो है, आपकी लाइफ से जो है ना रिलेट करके, कार्य क्षेत्र जो होती है उससे आपको रिलेट करके जो प्रयोजन होती है वो आपका प्रयोजन हुआ। आप जानते हैं कि देरे दिन जो है ना जीवन में हमारी विभिन्न भूमिकाएं होती है, जैसे पारिवारिक जीवन की भूमिका, व्यावसायिक जीवन की भूमिका। ये सभी क्या है, जीवन से संबंधित आपके कार्य हैं। जैसे पारिवारिक जीवन की भूमिका, आप जो है कोई बड़े भाई हो, छोटी बहन हो, या हो ना, घर का आकर कोई ना कोई जिम्मेदारी है, भूमिका निभाने का है, जिम्मेवारी आप पे, तो ये प्रकार की हैं। उसी तरह व्यवसाय के जीवन की भूमिका, कोई बिजनेस कर रहा है, तो ये तमाम बातें हैं। उसके बाद हमारा भाषा व्यवहार इस भूमिका के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, उसके बाद अपने माता पिता के रूप में या संतान के रूप में या फिर पति पत्नी के रूप में जो हमारा भाषा व्यवहार होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ गए। जैसे मैंने बताया था भाई बहन हो, इसमें पति पत्नी हो या बेटा बेटी हो, संतान हो, ठीक है ना, वो व्यवसाय के क्षेत्र में हमारे भाषा व्यवहार से भिन्न होता है। यानी जिस तरह की भाषा हम अपने माता पिता से बात करते हैं उस तरह की भाषा अपने अध्यापक से अथवा सहयोगी कर्मचारी से बात नहीं करते हैं। जिस तरह से आप माता पिता से बात करते हो, इसी तरह से आप जो कोई व्यवसाय करते हो, व्यवसाय में अगर आपके सीनियर हैं उससे नहीं कर पाते हो, अपने शिक्षक से नहीं कर पाते हो, तो ये बातें कही जा रही है। उसके बाद कहते हैं पहले व्यवहार में अनौपचारिकता होती है जबकि दूसरे व्यवहार में औपचारिकता। इसके अलावा आपने यह भी गौर किया होगा कि जब हम डॉक्टर से दवा लेने जाते हैं या बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं या फिर राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, तो वहाँ हम जो बातचीत करते हैं उसकी भाषा में और अपने मित्र अथवा परिजनों से मिलकर जो बातचीत करते हैं उस भाषा में काफ़ी अंतर होता है। सही बात है, आप सभी देख सकते हो, जो प्रियजन आपके मित्र होंगे, अब तो उसके मतलब होता है कि कई कई ऐसे भी दोस्त हैं डायरेक्ट गाली से ही स्टार्ट करते हैं, जो रियलिटी है वही बोल रहा हूँ। ओके, उसके बाद ऐसे आप जैसे बताया ना, आप बैंक में जाओगे तो आप रिस्पेक्ट दोगे कि सर मेरा काम कर दीजिए, राशन कार्ड सर मेरा काम कर दीजिए। ठीक है, तो ये बातें उसके बाद दोस्त के साथ क्या करोगे, डायरेक्ट गाली से बोले ये। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो ये बातें हैं। उसके बाद कहता है देखो यहाँ पे हुआ चिकित्सालय, बैंक अथवा राशन कार्ड कार्यालय में, ऐसे ही किसी अन्य कार्यालय में जिन लोगों ने हमारा संपर्क होता है उनकी बातचीत में औपचारिकता के अलावा कोई खास बात नहीं होती। जो आपके लिए कार्य की बात है वही बात करेंगे, और दोस्तों के साथ कुछ से कुछ बात करते हो। ठीक है, इस तरह से, इस तरह किसी व्यवसाय अथवा कार्य क्षेत्र के लोगों द्वारा उस व्यवसाय अथवा कार्य क्षेत्र के परिचितों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। ठीक है,
उसके बाद डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, पत्रकार, व्यापारी आदि के कार्य क्षेत्रों से संबंधित भाषा के विशिष्ट स्वरूप को प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। क्लियर? ये सभी जो है ना आपका जो है आपका एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक जो है ये सभी आदि से जो संबंधित भाषा होती है, जो बोलचाल होती है, वो प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है, क्योंकि यह उसके व्यवसाय अथवा कार्यों की विशिष्ट परियोजना के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, तो यहाँ तक की बात हुई। और उसके बाद आगे कहा जाता है, अतः यह नहीं समझना चाहिए कि किसी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप उस भाषा के मूल रूप यानी कि शब्द संरचना, पदावली अथवा अन्य व्यवहारीकरण रूपों से भिन्न होता है। यानी कि यह हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि जो भाषा प्रयोजनमूलक होती है उसका जो स्वरूप होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो भाषा के मूल रूप होनी है, यानी कि जो शब्द की संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, जो बनावट होती है, वो उसका जो ना और व्याकरण से अलग होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बल्कि भाषा के इस व्यापक रूप के भीतर ही विद्वान रहता है और उसके विविध क्षेत्रों में प्रयोग के आधार पर निर्मित होता है। ठीक है, तो ये बातें कही जा रही है। उसके बाद आगे यहाँ देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है, जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यवहार में लाए जाने वाले भाषा के रूप में प्रयोजनमूलक भाषा को व्यवहारिक भाषा भी कहा जाता है। देखिए, आप जैसे आपके जीवन में जैसे आप व्यवहार करोगे, जिस टाइप से आप दोस्तों से बात करोगे, माता पिता से बात करोगे, शिक्षकों से बात करोगे, डॉक्टरों से बात करोगे, तो इस तरह से जिस तरह से व्यवहार करोगे वो व्यवहारिक भाषा के रूप में जाना जाएगा। अंग्रेजी में यह प्रोफेशनल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, इस पर फिर ध्यान देने बात चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। और उसके बाद कहता है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी के संदर्भ में व्यवहारिक अथवा प्रयोजनमूलक विशेषण का प्रयोग अपेक्षाकृत नया है। इसका ऐतिहासिक कारण है और यह वह कारण है कि इसका विविध प्रयोजनों के लिए सामान्य प्रयोग अपेक्षाकृत नई घटना है। इसका जो हिंदी के संदर्भ में व्यवहारिक जो आपका जैसे भी व्यवहारिक प्रयोजनमूलक हुआ, ठीक है, विशेषण का प्रयोग अपेक्षाकृत नया होता है। इसके लिए जो विशेषण के लिए रूप में एक नया हो जाता है, उसके अपेक्षाकृत जो है। ओके, इसका ऐतिहासिक कारण है, इसके बारे में जो हम लोग प्राचीन काल से हम लोग जानते हैं। इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि इसका विविध परियोजनाओं के लिए सामान्य प्रयोग अपेक्षाकृत नई घटना है। ये जो है पुरानी जो परियोजना है उसके लिए जो है एक जनरल जो प्रयोग किया जाता है नॉर्मली, तो उसका जो अपेक्षाकृत एक नई घटना के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा और उसकी बोलियां या साहित्यपरक और बोलचाल का रूप जितना पुराना है उतना अन्य प्रयोजनपरक रूप नहीं है। जितना हम लोग का भाषा और उसकी बोली जो होती है, जितना हम लोग का ये पुराना है, वो उतना अभी जो है प्रयोजनमूलक उतना रूप मतलब उसके जैसा पुराना नहीं है। हालांकि अंतर्देशीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा के रूप में हिंदी बहुत समय से देश की संपर्क भाषा बनी हुई थी। ओके, ये देश की भाषा जो है ना हिंदी अपना बहुत पुरानी है। ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में आकर उसने कई नए दायित्वों का वहन किया है। ओके, उसके 19वीं शताब्दी में पश्चिमी ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संपर्क आधुनिक शिक्षा की शुरुआत के साथ शिक्षा के माध्यम के रूप में उसके प्रयोग भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता के विकास और सतत प्राप्ति के लिए जाना गया है। देखिए क्या कहता है, इसमें कहा जाता है कि जैसे कि आपका 19वीं शताब्दी के पश्चिम में जो है ये हुआ था, धीरे धीरे इस हिंदी जो है इतना अपना प्रकोप छा लिया, जिससे कि आपका जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी महत्व देने लगा। उसके बाद जो राजभाषा के रूप में जाना लगा और पत्रकारिता में जो है ना हिंदी का प्रयोग करने लगा। इन तमाम चीज़ों को हिंदी का जो ना मान्यता बढ़ने लगी थी, इस तरह से कही जा रही है। उसके बाद जैसे जैसे नए क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग बढ़ता है, वैसे वैसे भाषा में उन क्षेत्रों के अनुरूप प्रयुक्ति विकसित होती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हुई। यह रहा आपका प्रयोजनमूलक के बारे में। उसके बाद आगे अगला टॉपिक है आपका प्रयुक्ति की संकल्पना। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, देखिए प्रयुक्ति शब्द प्रयुक्त से बना है। ये जो प्रयुक्ति जो है प्रयुक्त नियुक्त होता है ना, वही उसी से बना हुआ है। प्रयुक्त का अर्थ होता है बार बार प्रयोग में लाया हुआ, यानी कि लगातार प्रयोग किया जाने वाला। ओके, देखिए प्रयुक्त का मतलब कि बार बार जो यूज होती है, बार बार जो प्रयुक्त किया जाता है उसी को हम लोग प्रयुक्त कहते हैं। ओके, उसके बाद कहता है उसी क्षेत्र में विशेष प्रयुक्ति कहा जाता है। और जो है ना जो लगातार हम लोग उसका यूज करेंगे, प्रयुक्त करेंगे, तो उसे इन विशेष क्षेत्र में हम लोग प्रयुक्ति कहते हैं। कि नहीं होता प्रयुक्त, ये रे इतना प्रयुक्त होता है, उसका इसको प्रयुक्ति का संज्ञा दी गई है। हिंदी में वस्तुतः यह शब्द अंग्रेजी में रजिस्टर शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। आपका होता है ना रजिस्टर करवा लिया, प्रयुक्त करवा लिया, ठीक है, तो आवेदन करवा लिया, तो इस तरह से बातें हो गई। उसके सामाजिक जीवन व्यवहार में हर क्षेत्र की भाषा की अपनी विशिष्टताओं को देखते हुए भाषाविदों ने रजिस्टर यानी कि प्रयुक्ति की संकल्पना निर्धारित की। क्लियर, सामाजिक स्तर पर भेद के कारण भाषा में जो अंतर आता है वही प्रयुक्ति का रूप निर्धारण करता है। जैसे व्यापारियों की भाषा और कचहरी की भाषा का अपना अपना अलग अलग मुहावरा और शब्दावली होती है। जैसे देखिए व्यापारी के जो ना अलग अलग तरीके से जैसे होता है ना कि आप ऐसे बहुत सारे हैं कि आप बिजनेस करना चाहोगे, व्यापार करना चाहोगे, तो उसके लिए क्या करना होता है, MBA का कोर्स कर लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो MBA से आपको व्यापार के लिए आपको सहायता मिलती है, उसके जो है
लैंग्वेजेज, उसकी जो बोलचाल की भाषाएं अलग प्रकार के होते हैं। उसी तरह कचहरी, जैसे एसएससी स्टेनो के बारे में आप जानोगे ना, कचहरी के बारे में करोगे तैयारी, तो उसमें देखोगे उसका टाइपिंग जो है अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये बातें कही जा रही है और इसका अलग अलग तरीके से भाषाएं होती है, अलग तरीके से लिखावट होती है। इस तरह विविध स्थितियों और विषय क्षेत्रों में भाषा व्यवहार की एक निश्चित पद्धति बन जाती है जो उस क्षेत्र के विशेष समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत होती है। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। और परियोजन मूलक भाषा के विविध रूप इन प्रयुक्तों पर निर्धारित होते हैं। सामाजिक स्तर की भूमिका के भेद के कारण भाषा का अंतर यद्यपि काफ़ी छोटे और या सीमित स्तर पर देखा जाता है, जैसे बच्चों की भाषा या स्त्रियों की भाषा या पुरुषों की भाषा, नौकरी पेशा लोगों की भाषा, श्रमिकों की भाषा, मिल मालिकों की भाषा आदि। ये जो होता है क्या, सामाजिक स्तर में जो भूमिका होती है, सभी की भूमिका होती है। जैसे आपका नौकरी हो गया, आप माता हो, आपका बहन हुआ, श्रमिक हो गया, जॉब हो गया, माल मालिक हो गया, ये सभी की जो भाषा में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, उसका कहते हैं लेकिन ये भेद प्रयुक्ति का आधार नहीं हो सकता। ये जो है भेद प्रयुक्ति का, इसमें जो है इसका कोई भेद अंतर का प्रयुक्ति नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद कहता है क्योंकि प्रयुक्ति का संबंध एक स्तर पर व्यवसाय अथवा आजीविका जीवन विशेष रूप से भी होता है और यह व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित सभी लोगों की भाषागत समानता के आधार पर प्रयुक्ति का निर्धारण होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से कहा जा रहा है। देखिए, वैज्ञानिक हिंदी को ले तो प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक और उसके तकनीकी सहायक से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में लेखक अध्यापक विद्यार्थी तक विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्र में भाषा से परिचित होंगे। यह हिंदी भाषा के बारे में कहा जा रहा है, हर एक क्षेत्र में यह इसका जो परिचित होंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक की बात हुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए क्या है, प्रयुक्ति का आधार। प्रयुक्ति का आधार, इसको देखिए क्या कहता है। हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रयोग की विशेषताओं के आधार पर किसी भाषा के अंतर्गत प्रयुक्तियाँ अथवा रजिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, ये अभी जस्ट पता है कि प्रयुक्ति और रजिस्टर क्या होता है। उसके प्रश्न उठता है कि क्या एक प्रयुक्ति दूसरे से सर्वदा भिन्न होते हैं। ये जो प्रयुक्ति है, रजिस्टर जो होती है, क्या एक दूसरे से भिन्न होती है, अलग होती है, इसमें कोई मतलब कि अंतर देखने को मिलती है। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है निश्चित निर्धारित किया जाता है। उसके बाद प्रयुक्ति चूंकि भाषा के भीतर ही विशिष्ट भाषा रूप होता है। ये प्रयुक्ति जो होता है भाषा के अंदर जो होती है एक प्रकार का विशिष्ट भाषा रूप होता है, अतः उस भाषा की व्यापक विशेषताओं और उसमें होती ही हैं। यानी विभिन्न प्रयुक्तियों की शब्दावली मिलकर उस भाषा की शब्दावली बनती है तथा भाषा की संरचना और उसका सामान्य मुहावरा प्रयुक्तियों को में मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए हम लोग जो है ना इसके प्रयोग में जो यहाँ पे आपका कहा जा रहा है, इस पर चर्चा जो शब्दावली के रूप में ये समझने की योग बात है। जैसे का विषय क्षेत्र, इसको देखिए आप लोग क्या कहता है। इसमें भाषा का प्रयोग जिस विषय क्षेत्र में किया जाए वह विषय विशेष या संदर्भ विशेष भाषा के रूप में निर्धारित करता है। जैसे कि भाषा का प्रयोग हम लोग, भाषा का इस्तेमाल जो है यूज हम लोग जिस विषय क्षेत्र में हम लोग करेंगे, अब मान के लो हिंदी भाषा है, हिंदी के विषय में क्षेत्र में हम लोग इसके जो है उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वह विशेष क्षेत्र जो ना वह हिंदी विषय विशेष क्षेत्र के रूप में हम लोग जाना जाएगा, निर्धारित हो जाएगा। उस क्षेत्र विषय की शब्दावली और व्यांग वाक्य संरचना अपने ढंग की होती है जो अपने क्षेत्र विशेष में काफ़ी सार्थक और परिटेबद्ध होती है। जैसे कचहरी की भाषा को ले लें। कचहरी की भाषा जो अलग होती है, भिन्नताएं होती है। इसमें देखोगे आप जो ना जज के नीचे जो एक टाइपिस्ट होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, उसका स्टेनो एक अलग सा कोर्स टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि कचहरियों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी की अधिकतर उर्दू शब्दों की बहुलता होती है। ओके, और वाक्य विन्यास भी अपने ढंग का होता है। वो उसका जो जैसे अभी बताएं उसमें जो उर्दू की भाषाएँ सम्मिलित होती है और बहुलता होती है। और उसके बाद भाषा औपचारिक होने के साथ ही अर्थ एक निश्चितता होती है। उदाहरण के लिए बनाम शब्द सुनते ही हैं हमें दो ऐसे पक्षों का ध्यान आगे जाएगा जिनके बीच कोई मुकदमा चल रहा हो, लेकिन बनाम के स्थान पर कोई अन्य शब्द नहीं रखा जा सकेगा। यानी राम सिंह बनाम केसरी सिंह शब्दों की विवादाधीन मामले में जो ध्वनि निकलती है वह राम सिंह और केसरी सिंह के बीच कहने से नहीं निकलेगी। ठीक है, ये बातें कही जा रही एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है। इसी भांति न्यायालय में जब वादी या प्रतिवादी का पक्ष प्रस्तुत के लिए आदेश दिया जाता है तो कहा जाता है हाजिर हो। लेकिन कोई सार्वजनिक सभा चल रही हो तो मंच पर किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो हाजिर हो ना कहकर कहा जाएगा मंच पर आए या आने का कष्ट करें। ठीक है, ये बातें मतलब कि जो कचहरी की जो भाषाएं होती है और बाकियों की जो भाषाएं होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं देखने को मिलती है। आप सही बात है, आप मूवी में देखे होंगे कचहरी में जो क्या कहता है कि कैदियों को हाजिर किया जाए या तो हाजिर हो जाए। आप किसी मंच पे ऐसे देखते हो, किसी को बुलाया जाएगा तो ओए चाचा हाजिर हो। मंच में ऐसा नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं आप जो है ना यहाँ पे आने की कष्ट करें, कृपा करें। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। उसके नेक्स्ट आपका रहेगा संप्रेषण का तरीका। ठीक है, संप्रेषण का तरीका भी प्रयुक्ति का स्वरूप निर्धारित करने का महत्वपूर्ण घटक होता है। उस संप्रेषण जो होती है वो संप्रेषण कैसे होता है, जैसे आप बोलकर, सुनकर, मौखिक, लिखकर,
ठीक है, ये सभी संप्रेषण का है, संप्रेषण के भाग होते हैं। ठीक है, उसके तो मौखिक हो, लिखित हो, ये जैसे बताया भी संप्रेषण होता है हमारी शब्दावली, लहजा, वाक्य विन्यास आदि में बड़ा परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके तो वक्ता और श्रोता अथवा लेखक और पाठक की स्थिति। अब जैसे कि संप्रेषण लिखित हो या अथवा मौखिक हो, इस बात का बहुत असर पड़ता है कि कौन किससे किस बात पर कर रहा है। जैसे कि आयुर्विज्ञान संस्थान एक डॉक्टर मरीज की नाजुक हालत और उसके उपचार के संबंध में अपने सहयोगियों से राय मशविरा कर रहा हो, तब वो अपने अनुसंधान आलेख का विद्वान मंडली पर पढ़ रहा है और उसकी भाषा में वाक्य विन्यास, लहजे आदि में काफ़ी अंतर है। और वहीं डॉक्टर जब उस बात को आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के छात्रों को समझा रहा हो तो फिर एक तरह का खास अंतर दिखाई पड़ती है। तो ये बातें कह जाती है। वक्ता और श्रोता में क्या कहता है, जैसे कि आपका वक्ता हो गया, आपका क्या लिखी है, क्या मौखिक है, किस तरह से उसको समझाया जाएगा, किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको सामने वाला समझ पाए। उसके बाद भाषा प्रयोग की औपचारिक अथवा अनौपचारिक स्थिति। ऊपर जिस डॉक्टर का उदाहरण दिया गया है वही अपने डॉक्टर मित्रों से चाय पार्टी में बात कर रहा है और उसका भाषा व्यवहार ऑपरेशन की मेज पर ही उन्हीं डॉक्टर मित्रों के भाषा व्यवहार से भिन्न होगा। अब जैसे आप चाय की पार्टी मांग रहा है, ठीक है, और उसी में आप उसमें जो ना आप वो बात करेगा ऑपरेशन की तरह से, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यह उसमें जो भिन्न होती है यह अलग होती है। कहने का आशय है कि पहली स्थिति में वह अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, वो जो आपका अपना पर्सनली है जो चीज़ें हैं उसको उस भाषा में करेगा, और दूसरी भाषा में वो पूरी तरह औपचारिक तरीके से बात करेगा। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। उसके बाद आपका नेक्स्ट में सामान्य या समाज और जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों के आधार पर किसी भाषा की निम्नलिखित प्रयुक्ति हो सकती है, जैसे सामान्य व्यवहार की प्रयुक्ति, साहित्यिक प्रयुक्ति, वाणिज्य व्यापार की प्रयुक्ति, प्रशासनिक प्रयुक्ति, विविध प्रयुक्ति, वैज्ञानिक प्रयुक्ति, मीडिया अथवा पत्रकारिता। ठीक है, ये सभी जो है ना सभी प्रयुक्तियाँ हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग इस सेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको देख चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। ओके, तो इस तरह से आप यूनिट 3 का भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था इसको हम लोग देख चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, 3.4 तक हम लोग देख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद और बहुत ही जल्द यूनिट 4 भी आ जाएगी। आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।